जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम भारत की है, अगर हम वर्तमान इसका परिदृश्य देखें, कार्यक्रम का जो अगर हम विकास देखें, तो सबसे पहले 1948 में नाभिकीय ऊर्जा पर कार्य करने का निर्णय लिया गया और 1948 में क्या बनाया गया? एटॉमिक एनर्जी एक्ट बनाया गया। एटॉमिक एनर्जी एक्ट बनाया गया, ठीक है ना। बट ये एक्ट पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पाया था। फिर इसमें संशोधन किया गया। संशोधन करके 1962 में जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट बना संशोधन के पश्चात, और ये लागू हो गया आधिकारिक रूप से कब? 21 सितंबर 1962 को। और इसी एटॉमिक एनर्जी एक्ट में निजी भागीदारी को पूर्णतया क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। और इसी एटॉमिक एनर्जी एक्ट से भारत का एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना कब? 1952 में। और इसी एटॉमिक एनर्जी कमीशन से भारत का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम शुरू किया गया 1954 में। किसके द्वारा? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा, ठीक है। अब ये जो 1948 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट बना, इसमें कई संशोधन हुए। 62 में भी संशोधन हुआ है, 86 में भी हुआ है, 87 में भी हुआ है और 2005 में भी हुआ है, 15 में भी हुआ है। तो धीरे धीरे इसमें संशोधन करके अब क्या कर दिए हैं हम? इस एटॉमिक एनर्जी एक्ट में प्राइवेट भागीदारी को भी क्या कर लिए? सम्मिलित कर दिए। पहले प्राइवेट भागीदारी को सम्मिलित नहीं किया गया था। और फिर इसके बाद एक और आया जिसको हम बोलते हैं सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज। ये कब आया था? 2010 में। इसी को बोलते हैं हम एक तरीके से परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम। और इस अधिनियम में यह कहा गया कि जो परमाणु दुर्घटना होगी उस परमाणु दुर्घटना के लिए मुआवजे का इसमें प्रावधान दिया गया था। यह एक्ट यह तय करता है कि दुर्घटना के लिए पहले कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी, इसके अलावा इसके निवेश और संचालन के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचे का निर्माण किया गया। साथ ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु दायित्व व्यवस्था के अनुरूप भारत की स्थिति को क्या किया गया? मजबूत किया गया, ठीक है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसी एटॉमिक एनर्जी एक्ट के द्वारा कुल 6 ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत में एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत क्या है? कार्यरत है। पहला है आपका बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। ये 6 हैं आपके लिस्ट में जो दिया गया है ना। हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जनरली आप सर्च करोगे तो उसमें 5 ही आएगा, लेकिन 5 नहीं है। वो कुल कितने हैं आपके? 6 हैं। दूसरा है आपका IGCAR, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बाद दूसरा है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका RR कैट, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। फिर उसके बाद है VECC, चौथा VECC को बोला जाता है आपका परिवर्तित ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। फिर उसके बाद है AMD, पांचवा परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय। और छठवां है आपका GCNEP। तो ये 6 ऐसी संस्थाएं हैं जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। शुरू में जो एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसके तहत इन 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया था। किसका? बार्क का और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। आपको पता है बार्क ट्राम्बे मुंबई में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में, ठीक है ना। 1967 में नहीं, इसकी स्थापना पहले ही हो गई थी। जनवरी 1954 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम कुछ और था। इसका नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन होमी जहांगीर भाभा की डेथ के बाद इसका नाम बदल के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया। और ये क्या करती है? बार्क जो क्या करती है, ये विदेशी सहयोग से भारत में न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देती है। कौन? बार्क। फिर उसके बाद IGCAR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की ही देखरेख कर रही है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई? 1972
वन में। और ये संस्था क्या करती है, स्वदेशी तकनीकी से नाभिकीय तकनीकी को बढ़ावा देती है। यानी बार्क विदेशी सहयोग से और आईजीसीआर क्या करती है, स्वदेशी तकनीकी से भारत में न्यूक्लियर एनर्जी को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। और अगर आप वर्तमान स्थिति को देखें तो इन सभी 6 संस्थाओं के द्वारा अगर हम रियल अभी की पोजीशन देखें तो वर्तमान में जो परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वह लगभग 8780 मेगावाट के आसपास हो रहा है, ठीक है ना, जो कि टोटल ऊर्जा का लगभग कितना है, 3% है। आपको याद होगा कोविड के पहले ये 4.2% के आसपास था। लेकिन कई ऐसे रिएक्टर हैं जो भी मेंटेनेंस की कैटेगरी में गए, जिनका पुनर्निर्माण हो रहा है, मरम्मत कार्य हो रहा है, तो इसलिए बिजली उत्पादन की क्षमता क्या हो गई, घट गई है। तो 3% के आसपास है। और वर्तमान में इसके लिए कुल कितने रिएक्टर कार्य कर रहे हैं, 24। कुल लगभग 24 न्यूक्लियर रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। ये अभी की आपकी वर्तमान स्थिति है। यानी कि जो टोटल ऊर्जा बन रहा है वो 8780 मेगावाट, टोटल ऊर्जा का ये लगभग 3% है। और टोटल रिएक्टर जो कार्यरत हैं वो कितने हैं आपके, 24। एक और रिएक्टर है जो आपके राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की, यानी कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन की पहली इकाई लगभग 100 मेगावाट, ये अस्थायी रूप से बंद मानी जाती है, इसलिए इसे चालू रिएक्टरों में नहीं गिना जाता है। क्योंकि कई किताबों में या कई करंट अफेयर्स में आप देखोगे कि 25 न्यूक्लियर रिएक्टर कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, बट एक रिएक्टर अभी भी फिलहाल क्या है, बंद है। तो कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है, 3%। 2031-32 तक, 2031-32 तक हमारा लक्ष्य कितना है, कितने परसेंट, लगभग 22,480 मेगावाट बिजली का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। यह हमारा टारगेट है। और इस टारगेट के लिए अभी भी हमारे 24 न्यूक्लियर रिएक्टर तो कार्यरत हैं, 24 न्यूक्लियर रिएक्टर निर्माणाधीन है। और हमारा जो लक्ष्य है कि 2047 तक 100 गीगावाट, यानी 1000 मेगावाट भी आप कह सकते हो, कितना, 100 गीगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। मतलब समझ रहे हैं, लगभग 80 से 90% बिजली का उत्पादन हम किससे करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी से। जो कि भारत के 2070 का टारगेट है जीरो कार्बन इमिशन, उसकी तरफ हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो जीवाश्म ईंधन पर से हमारी निर्भरता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आप खुद देखिए, अगर 80 से 90% हम न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली का उत्पादन करते हैं और रिमेनिंग हम जो बचा हुआ है वह सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से कर दें, ठीक है ना, या तो हम हाइड्रोजन फ्यूल से कर दें, तो 100% ऊर्जा का उत्पादन हम किससे कर लेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी से, या तो आप कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से हम कर लेंगे। तो पेट्रोल और डीजल जो जीवाश्म ईंधन है, इस पर हमारी निर्भरता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो अगर भारत ऐसा करेगा, विकसित देश भी कर सकते हैं। तो अब सोचिए फिर गल्फ कंट्रियों का क्या होगा। इसी वजह से ऐसे ही थोड़ी आपके भारत के प्रधानमंत्री को हर जगह सम्मान दिया जा रहा है। रीजन तो ये भी है ना, एक रीजन ये भी है, लेकिन इसका आगे चल के भी दुष्परिणाम हो सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम बनाएंगे। जैसे अभी आप समझिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, नो डाउट। आज के 15 साल के बाद, 10 साल के बाद स्थिति देखिएगा कि ये जो प्लास्टिक प्रदूषण है और सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन है, इतनी ज्यादा मात्रा में हो जाएगी कि इनका निस्तारण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई आपकी जो गाड़ियों की बैटरी लाइफ है कितनी है, 5 साल, ठीक है ना। अब ये जो बैटरी वाले ई रिक्शा चल रहे हैं, ये तो 5 साल चलेंगे ही नहीं। इनको 5 साल कहा जाता है किस लिए, 2 आगे बैठ गए और 2 पीछे बैठ गए, इतना ही वेट लेके चलना है ना, तब वो 5 साल चलेगी। और आप देखते हैं 3-3 बीच में बैठा लेते हैं, 2 तो आगे भी बैठा लेते हैं। और ये भारत में ही संभव है, देखा नहीं, 6 इंच में अपने बैठ के पूरी टोटो चला लेते हैं। आप जीटीबी के बाहर देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। और सबसे दयनीय स्थिति इनकी ये होती है कि थोड़ा सा गड्ढा हुआ नहीं कि ये पूरा 180 डिग्री मूव कर जाते हैं, है ना। हाँ, अब तो अच्छी आ गई है, थोड़ी सी हैवी भी आ गई हैं। तो ये आपका अभी का करंट डेटा है। बिजली का उत्पादन कितना, 3%, लेकिन 2047 में हम कितना जाएंगे, नियर अबाउट
80 to 90% हम बिजली का इसमें क्या कर लेंगे, उत्पादन कर लेंगे। और इसी के लिए भारत सरकार ने क्या किया है कि ज्यादा बिजली का उत्पादन हो, इसीलिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने का प्रावधान रखा है। और इसी के लिए 2025-26 में जो बजट पारित हुआ था उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया, प्रावधान दिया गया है। और इसी के लिए लाया गया है एटॉमिक एनर्जी मिशन। इसी एटॉमिक एनर्जी मिशन के तहत 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना की जाएगी। अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसकी।